डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट योर ओन प्लेस। आज हम थीम 8 का पार्ट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ज़्यादा हमारी इंडिया की पॉपुलेशन उस समय 85% ऑफ पॉपुलेशन विलेज में रहती थी, चाहे वो छोटे किसान हो, चाहे वो बड़े जमींदार हो, ठीक है, चाहे वो लैंडलॉर्ड इलाइट्स हो, सभी किसी ना किसी तरह एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस समय मुगल एम्पर में भी विलेज में एक बाहरी एजेंसी थी जो विलेज में इंटर होना शुरू कर दिया और उन्होंने विलेज के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर हमने आगे जाके देखा था कि विलेज की सोसाइटी को समझने के लिए, जहाँ एग्रीन सोसाइटी को समझने के लिए हमारे पास कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। जैसे हम आईने अकबरी की बात कर रहे थे, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि आईने अकबरी हमें बहुत से फार्मर्स के बारे में बताती है, जैसे खुदा कास्ट, पाई कास्ट, ठीक है। फिर हमें बता दी कि उस समय एवरेज पीजेंस किसको बोला जाता था, एफिलेंट पीजेंस किसको बोला जाता था। अगर आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह समझना है तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें, उसको लाइक भी करें और कमेंट भी करें। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। और उस समय इंडिया में लैंड की कंडीशन कैसी थी, कृषि का सिनेरियो कैसा, कृषि की कंडीशन कैसी थी। अगर हम अपने कृषि उत्पाद की कंडीशन को देखें तो फ्रॉम द एंशियन टू फ्रॉम द एंशियन, अब तो हम 16-17 सेंचुरी की बात करें, लेकिन अगर हम एंशियन से लेके वैदिक पीरियड से लेके अगर हम 16-17 सेंचुरी की बात करते हैं तो डे बाय डे जो इंडिया का एग्रीकल्चर था वो इंक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपैंड होता जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है। हालांकि 16-17 सेंचुरी में हमारे पास इतनी अच्छी इरिगेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी अच्छी टेक्निक नहीं थी एग्रीकल्चर को लेके। वी हैव नॉट ए गुड टेक्निक, वी हैव नॉट ए गुड इरिगेशन फैसिलिटी। फिर भी कारण क्या था कि हमारा डे बाय डे एवरी ईयर 200 ईयर के बाद 100 ईयर के बाद हमारा एग्रीकल्चर इतना एक्सपेंड क्यों हो रहा था, वाई वाला एग्रीकल्चर वाज एक्सपेंडेड। इसमें से हम कह सकते हैं देयर वाज अ 3 मोस्ट रीजन। हमको फोकस करना होगा, हमारे पास 3 मोस्ट रीजन थे। सबसे पहले कि इंडिया में उस समय लैंड काफ़ी ज़्यादा था, ज़मीन बहुत आयात में थी। लैंड की उस समय इंडिया में कोई जरूर मतलब कमी नहीं थी, देयर वाज नॉट शॉर्टेज ऑफ लैंड। दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और उसमें मजदूर वर्ग काफ़ी ज़्यादा था इस लैंड के ऊपर काम करने के लिए, जिसे हम कहते हैं लेबर क्लास, ठीक है। थर्ड फैक्टर था, हमारे जो पीजन थे हमेशा ही मोबिलिटी में रहते थे, हमेशा ही मोबिलिटी में रहते हैं, ठीक है, गतिशील रहते हैं, हमेशा ही लैंड पर काम करने के लिए रेडी रहते हैं। ये तो 3 रीजन थे, दिस वाज द 3 रीजन कि जिससे हमारा इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चर है, वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, शताब्दी बाय शताब्दी, 100 ईयर के बाद 200 ईयर के बाद, एक सेंचुरी के बाद दूसरी सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर लैंड एक्सपेंड हो रहा था। आज भी हम देखते हैं उस समय का बड़ा हुआ लैंड, आज उस समय हम आज के टाइम में हम उसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। उस समय लोगों ने फॉरेस्ट को काट काट के बड़े बड़े लैंड एरिया में कन्वर्ट कर दिया था। यही 3 चीजें थी, एक तो हमारे पास लैंड काफी ज्यादा था, दूसरा हमारे पास लेबर क्लास काफी, जिसे हमें मजदूर कहते हैं, ठीक है, मजदूरों की मौजूदगी काफी ज्यादा थी। दूसरे हमारे जो पीजन से काफी गतिशील थे कि वो हमेशा लैंड के ऊपर काम करते रहते। यही 3 फैक्टर थे जिससे हमारा डे बाय डे लैंड एक्सपैंड हो रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब मेन एग्रीकल्चर का प्राइमरी फोकस क्या था उस टाइम में, आज में भी है और उस टाइम में भी था। मेन प्राइमरी फोकस क्या होता था एग्रीकल्चर की, लोगों का पेट पालना। फार्मर जो थे, हम सेंटर को फार्मर में रख के काम करते हैं कि फार्मर ही जो है इम्पोर्टेंट एक फिगर है एग्रीकल्चर एग्रीन सोसाइटी में, एग्रीकल्चर सोसाइटी में। तो मेन फार्मर का काम क्या होता था कि लोगों का पेट पालना, ठीक है, पहले रोजमर्रा की खानों की जरूरतों को पूरा करना। क्योंकि हम जब
हमारा एग्रीकल्चर का मेन पर्पज है कि हमारे थाली में स्टेपल फूड होना चाहिए, जैसे राइस, व्हीट एंड मिलेट। यही पहले शुरू शुरू में फार्मर ग्रो करते थे, अपना भी पेट पालते थे, और उस समय जो जितनी पॉपुलेशन थी वो भी इन फार्मर्स के ऊपर ही डिपेंड थे, क्योंकि मेन पर्पज ही स्टेपल डाइट को ग्रो करना था। ठीक है, मोस्ट यही क्रॉप्स ग्रो की जाती थी इन द बिगिनिंग टाइम में, जब एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा। राइस, व्हीट एंड मिलेट्स, चावल हो गए, गेहूं हो गए, और ज्वार बाजरा हो गया। आज भी ज्वार और बाजरा कई स्टेट में बहुत अच्छी तरह खाया जाता है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, आज भी हम पूरे इंडिया में चले जाएं तो हम हमारी स्टेपल डाइट यही है, राइस, व्हीट एंड मिलेट। हर एक इंडिया कोने में हमें ये इन चीजों से बनी हुई चीजें ही मिलेगी। राइस से बनी हुई चीज, साउथ इंडिया में चले जाओ तो राइस से बना इडली डोसा। नॉर्थ इंडिया में चलो, लोग ज्यादातर व्हीट से बनी चीजें खाएंगे, जैसे चपाती हो गई, ज्वार बाजरा हो गया। ठीक है, तो मोस्टली यही फार्मर उस समय कल्टीवेटेड क्रॉप को ग्रो करता, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा था, इसी से लोगों का पेट भरता था। अब व्हाट वाज द रोल ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन टू ग्रो द क्रॉप्स? व्हाट वाज द रोल ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन? क्लाइमेटिक कंडीशन का क्या रोल था? उसका क्या मतलब एक रोल था किसी क्रॉप्स को ग्रो करने में? अगर किसी एरिया में रेन काफी अच्छी है, अगर किसी एरिया में 40 इंच से ज्यादा रेन हो रही है इन ईयरली, अगर एक ईयर में 40 इंच से ज्यादा, देखो डियर स्टूडेंट, जहाँ किसी एरिया में 40 इंच से ज्यादा रेन हो रही है, तो उस एरिया में सबसे ज्यादा क्या ग्रो किया जाता था? उस एरिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग जोन होकर, हम उस एरिया को राइस प्रोड्यूसिंग जोन कहते थे, जिस एरिया में ईयरली 40 इंच से ज्यादा रेन होती थी प्रति वर्ष। जहाँ 40 इंच से ज्यादा बारिश होती थी, उससे ज्यादा होती थी, तो दैट वाज कॉल्ड अप राइस प्रोड्यूसिंग जोन। जैसे हम इसमें कह सकते हैं बांग्लादेश हो गया, तमिलनाडु का कुछ एरिया हो गया। ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड राइस प्रोड्यूसिंग। आज भी राइस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होता है। राइस के जो सीड तैयार होते हैं वो भी वाटर में तैयार होते हैं। राइस का जब प्लांट एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है, उस खेतों में भी पानी होना चाहिए। और जब राइस की क्रॉप हार्वेस्टेड होती है, तो दैट वाज नीडेड लॉट्स ऑफ वाटर। तो हम ये कहते हैं जिस जिस एरिया में 40 इंच से ज्यादा वाटर होता था, या 40 इंच से ज्यादा बारिश होती थी, वहाँ उस एरिया के बाद कॉल्ड है राइस प्रोड्यूसिंग जोन। एक तो ये बात दिमाग में। और जिस एरिया में कम बारिश होती थी या बारिश ना के बराबर होती थी, सेमिन एरिड रीजन। सेमिन एरिड रीजन क्या होता है? जहां पर बारिश कम होती थी। ठीक है, डिसेंडिंग स्केल ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन। प्रेसिपिटेशन किसी भी रूप में हो सकता है, रेन के रूप में हो सकता है, फॉग के रूप में हो सकता है, मिस्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, तो जिस एरिया में बारिश कम होती है, जहां बारिश डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग स्केल में थी, ठीक है, बारिश कम होती थी, वहां मेनली प्रेफरेंस दिया जाता था बीट ग्रो करने के लिए, मिलेट्स वगैरह, ज्वार बाजरा ग्रो करने के लिए। वहां का जो एनवायरनमेंट था इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए सूटेबल था। दो चीजें होगी, एक तो जहां बारिश 14 से ज्यादा, वहां तो राइस प्रोड्यूसिंग जोन एरिया था। जहां प्रेसिपिटेशन कम होता था, वहां पर क्या ग्रो किया जाता? वहां पर बीट वगैरह ग्रो किए। ये चीजें याद रखनी है कि हमारे इंडिया में ही यही दोनों चीजों ग्रो की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? इंडिया का एग्रीकल्चर उस समय भी मानसून के, आज भी मानसून के ऊपर डिपेंड है। तो दैट टाइम आल्सो मानसून के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। आज की तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, कुछ मुगल रूल के टाइम में कुछ रिपेयर्स किया गया, जो पुरानी नहर बनी हुई थी, पुराने जो कैनाल्स बने हुए थे, उनको जरूर रिपेयर किया गया। लेकिन फिर भी हमारा जो बैकबोन है एग्रीकल्चर का, बैकबोन हुआ था मानसून। और आपको पता, मानसून वर्ड आपको बड़ी अच्छी तरह पता, वर्ड मानसून ड्राइव था अरबिक वर्ड मौसम। ठीक है, तो आज भी किसान जो है मानसून का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए। इवन टुडे, आज भी हमारी एग्रीकल्चर का बैकबोन क्या है? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हमें मानसून की जरूरत पड़ती है। फार्मर बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं मानसून। कहने का मतलब मानसून वाज द बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लेट अस
अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानसून के वाटर से ही सारी क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं। कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं, ठीक है, सम ऑफ द क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं कि जो मानसून के बगैर भी ग्रो की जाती हैं, ठीक है। सॉरी, मानसून के अलावा उन्हें बहुत सा वाटर, मानसून तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको एडिशनल वाटर की जरूरत होती है, इसलिए उस समय भी कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरिगेशन बनाने पड़े, ठीक है। दैट टाइम इन 16th-17th सेंचुरी वी कैन से दैट वी कैन से दैट कि कुछ क्रॉप तो मानसून के ऊपर डिपेंड थी, वो तो मानसून के वाटर से ग्रो हो जाती थी, ठीक है। लेकिन कुछ क्रॉप ऐसी थी जिनको मानसून का वाटर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती थी, नीडेड लॉस ऑफ वाटर बिसाइड मानसून। तो इस समय, उस समय के जो रूलर थे, जब उस समय का जो एम्पर थे, जब उस समय का जो 16th-17th सेंचुरी मुगल रूल करता, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल सिस्टम इरिगेशन हैड टू डिवाइस ऑफ दिस, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम उनको बनाने पड़े ताकि किसान अच्छी तरह अपनी क्रॉप ग्रो कर सके उस एरिया में जहाँ सेमी एरिड है, जहाँ पर मानसून की बारिश कम होती है, ठीक है। तो वहां पर पंजाब जैसे एरिया में उस समय के एम्पर ने जो पुरानी नहर थी इसको रिपेयर किया और कुछ अपनी तरफ से नई नहर भी बनाई। लेट अस, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको इरिगेशन एंड इरिगेटिंग ट्री एंड फील्ड, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ क्रॉप तो मानसून के ऊपर डिपेंड थी, वो मानसून के वाटर से ही ग्रो हो जाती, लेकिन कुछ क्रॉप्स को एडिशनल वाटर की जरूरत पड़ती, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उस समय के जो एम्पर थे, या उस समय की जो स्टेट थी, या उस समय की गवर्नमेंट थी, उनको कुछ आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम बनाने पड़े, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम बनाने उपाय करने पड़े ताकि क्रॉप्स को कंटिन्यूस क्या मिलता रहे, वाटर मिलता रहे। उसमें से एक बड़ी पुरानी नहर थी, वो थी नॉर्दर्न इंडिया में, कुछ न्यू कैनाल्स भी बनाई गई और कुछ पुरानी नहर को रिपेयर भी किया। उसमें एक नहर थी शाह नहर। शाह नहर वाज द इम्पोर्टेंट केनाल दैट टाइम, जिसको शाहजहां के टाइम में रिपेयर किया गया था। पहले इस केनाल को, शाहजहां नहर को किस टाइम में, फर्स्ट टाइम ये शाहजहां नहर, जो शाह नहर थी, वो फिरोजा शाह तुगलक के टाइम में बनाई गई थी, जिसमें से यमुना का वाटर, ठीक है, दूर दूर तक पहुंचाया जाता था। और ये जो शाह नहर थी, ये लाहौर से लेके पंजाब माधोपुर एरिया तक पूरे मतलब एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेटेड करती थी। खैर कल्टीवेटेड तो होगा ही होगा, साथ में इरिगेटेड। तो दिस वाज द शाह नहर, जो कि फिरोजा शाह तुगलक के टाइम में बनाई गई थी। बाद में अकबर ने भी इसको रिपेयर किया, और शाहजहां के टाइम में भी इसको मतलब क्या किया गया, इसको रिपेयर करवाया गया, इसको और बड़ा बनाया गया, ठीक है। और कुछ नई नई नहर भी बनाई गई एम्पर के द्वारा, उस समय की जो गवर्नमेंट थी। क्योंकि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं वो 3-4 या 10 या 20 या एक 10-20 लोग मिलकर नहीं बना सकते, या एक गांव। इसलिए हमें किसकी सपोर्ट चाहिए थी, गवर्नमेंट की। आज भी अगर हमें कोई बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना है या कोई भी इरिगेशन, तो हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से फाइनेंस हेल्प चाहिए। तो उस समय भी जो समय के एम्पर थे इन प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हेल्प करते, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुड एग्जांपल क्या है, शाह नहर का, जो अकबर के टाइम में भी रिपेयर की गई थी और शाहजहां के टाइम में भी रिपेयर की। जैसे एक सुदर्शना लेक थी, जो मॉडर्न के टाइम में बनाई गई थी, लेकिन रुद्रमन रुद्रमन ने, जो कि गुजरात में थी, इसको दोबारा रिपेयर करवाया। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट दैट टाइम। अब आपको पता है एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है, एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है, ठीक है। तो विदाउट मेहनत से एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कहें एग्रीकल्चर में कोई हार्ड वर्क नहीं है, दैट वाज नॉट ए थिंग टू से। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है, मेहनत काशी का काम होता है, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए। कभी कभी किसान, जो फार्मर या पीजन थे, वो हार्ड वर्क भी करते थे, और कभी कभी वो टेक्नोलॉजी का भी यूज करते थे, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें एनिमल का यूज करके यूज किया जाए, ठीक है। अक्सर पशु बल का इस्तेमाल किया जाता था टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, जिसको कैटर एनर्जी से चलाया जा सकता था। उसमें वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल क्या है, वुडन प्लाउ, ठीक है, जो
वेट में काफी ज्यादा हल्की होती थी। आज की तरह लोहे की वुडन प्लो नहीं होती, दैट वाज द आयरन की प्लो आज की तरह नहीं होती जो हम ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं। आज तो हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट काफी ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए, ट्रैक्टर्स हैं, कंपाइंस हैं क्रॉप को काटने के लिए, और बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, बाहर से भी हम मशीन एक्सपोर्ट करवा रहे हैं। आज हमारा एग्रीकल्चर जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर काफी ज्यादा काम किया एग्रीकल्चर के। लेकिन उस समय किसानों के पास कहने के लिए सिर्फ एक वुडन प्लो होता था, जिसको वो एनिमल कैटल एनर्जी के साथ, जहाँ एक बुलक ऑफ ऑक्शन ऑफ पेयर ऑफ ऑक्शन से जूझ पेयर ऑफ ऑक्शन के हेल्प के साथ जूझ करते थे, और खेत मतलब खेतों में हल चलाते थे इजिली। ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता था और बड़ा इजिली इसको असेंबल भी किया जाता था, और इसमें आयरन टिप लगाया जाता था, और साथ में क्लाउटर भी होता था। क्लाउटर मतलब फाल जिसे कहते हैं। एक तो आयरन टिप हो गया, आयरन का टिप लगा दिया, और एक क्लाउटर हो गया फाल, जो मतलब खेत को प्लेन भी करता है और काफी डीपली ये जो वुडन प्लॉव होता था जिसमें आयरन टिप लगा होता था, ये ज्यादा डीपली स्क्रैच नहीं करता। डीपली मतलब स्क्रैच मतलब खेतों को ज्यादा डीपली स्क्रैच, गहरा खड्डा नहीं खोदता था, ठीक है, बड़े डीप मतलब लाइट फॉरो करता था। और इसके एक मतलब इससे एक हेल्प मिलती थी किसानों को। इससे हेल्प क्या मिलती थी कि हॉट मंथ में भी, ये ज्यादा डीप नहीं करता था, हॉट मंथ में भी सॉइल में नमी बनी रहती थी। सॉइल में नमी का मतलब वाटर वेपर सॉइल में बना रहता था। अब ये जो डीप फॉलो नहीं करता था, इस हल से ज्यादा डीप फॉलो, जो क्लाउटर भी होता है वो भी डीप फॉलो नहीं करता था, जिसे फाल कहा जाता है। तो ये क्या होता था, ज्वाइंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसमें प्लाउ किया जाता था, प्लांट सीड किए जाते थे, और ये ज्यादा डीपली फॉलो करने का ना वजह से तो सीड में भी मॉइस्चराइजर बना रहा, सीड अच्छी तरह ग्रो हो जाती थी, ठीक है। और दूसरा होइंग और बीडिंग भी किया जाता था। होइंग और बीडिंग के लिए क्या गया, स्मॉल वुडन हैंडल के इक्विपमेंट यूज किए जाते जिनके ऊपर आयरन ब्लेड लगे होते थे, ठीक है, बीज बोने के लिए, ठीक है। ज्यादातर बीज बोने के लिए कई बार क्लाउटर का भी इस्तेमाल किया जाता था, और कई बार मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जाती थी ब्रॉडकास्टिंग का, बीज बोने के लिए प्रेफरेंस किसको दी जाती थी, ब्रॉडकास्टिंग, और मैंने छिड़काव करना, हाथों से बीज का छिड़काव करना। जहां पर दो चीजें आप समझ लो, वन थिंग क्या कि एग्रीकल्चर वाज वेरी लेबर इंटेंसिव, लेकिन कभी कभी फार्मर एनिमल का भी, कैटल एनर्जी का भी यूज करते थे। वुडन प्लाउ का यूज कर, जो काफी ज्यादा लाइट वेट होता था, जिसमें आयरन टिप लगा होता, क्लाउटर लगा होता, फाल लगा होता, ठीक है, जो लैंड को डीप स्क्रैच नहीं करता था, ज्यादा नुकीली धार होती थी, और फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था, ठीक है ना, हल को। और ये ज्यादा डीपली फॉलो नहीं करता था, ठीक है ना, हल को ज्यादा गहरा नहीं खोता, जिससे सॉइल में बीज के लिए मॉइस्चर बना रहता था, वाटर पेपर बना, जिससे सॉइल हॉट मंथ में भी, गर्मियों के सीजन में भी प्लांट जो अच्छा ग्रो हो जाता, सीड से प्लांट अच्छा ग्रो हो जाता था, ठीक है। कई कई बार इसके साथ ड्रिल अप प्लाउ भी यूज किया जाता, ड्रिल अप जॉइंट ऑक्शन भी यूज किया जाता था इन हल को खींचने के लिए, खेती करने के लिए, ठीक है। और बीज को बोने के लिए ज्यादा मोस्टली प्रेफरेंस दिया जाता था ब्रॉडकास्टिंग को। वी कैन से दैट ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प की जाती थी बीज को, ब्रॉडकास्ट मतलब हाँ, दूर दूर तक सीड को छिड़काव करना, दूर दूर तक फेंकना, ये मोस्टली प्रिवेंटली आज भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड काफी ज्यादा यूज किया। हालांकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। होइंग और बीडिंग का क्या मतलब, घास निकालने के लिए, ठीक है, प्लांट में मिट्टी चढ़ाने के लिए, ठीक है, गुड़ाई करने के लिए, मिट्टी चढ़ाने के लिए ऐसे टूल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसपे ऊपर नैरो नैरो आयरन ब्लेड लगाया जाता था। निराई, मिट्टी की गुड़ाई के साथ साथ निराई करने के लिए, निराई मतलब मिट्टी लगाने के लिए, घास निकालने के लिए, ठीक है। लकड़ी के ऊपर एक मतलब हार्ड हैंडल ऐसा बनाया जाता है, लकड़ी का हैंडल बनाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ब्लेड, आयरन का ब्लेड लगाया जाता है, जिसे खुरपी कहते हैं, जो भी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। लेट अस अभी हम देखते हैं कुछ, देखो ये वाले, ये जो है आप